नमस्कार, मैं हूं प्रसून। देश के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब आतंकवादियों को संसद में घुसने पर कौन रोकेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब के फरीदकोट से निर्दलीय सरबजीत सिंह खालसा और पंजाब के ही खंडूर साहिब से निर्दलीय अमृतपाल सिंह, कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर राशिद शेख सांसद बन चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि पंजाब की भगवंत मान सरकार पर इन अलगाववादियों आतंकियों के पर्चा भरने में मदद करने का भारी आरोप लगा था। आम आदमी पार्टी के दायरे में आने वाले तिहाड़ जेल में बंद राशिद शेख को भी सहूलियत दिलाने का आरोप केजरीवाल की पार्टी पर लग रहा है। आपको बता दें कि फरीदकोट से सांसद बने सरबजीत खालसा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बेअंत सिंह का बेटा है। बेअंत सिंह भारत की पीएम इंदिरा गांधी का सिक्योरिटी गार्ड था। सरबजीत की मां बिमल कौर ने 1989 में रोपड़ से सांसद बनी। भारत के प्रति नफरती रुख के कारण भी चर्चा में रहता है। सरबजीत ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के क्लोज फ्रेंड पंजाबी एक्टर कर्मजीत अनमोल और भाजपा के हंसराज हंस को हराकर सांसद बने। वहीं अमृतपाल की बात करें तो अमृतपाल मूल रूप से अमृतसर के जल्लू खेड़ा गांव के रहने वाला है, जो काफी समय तक दुबई में रहा। पंजाबी एक्टर दीप सिंह सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल 2022 में पंजाब लौटा। दीप सिद्धू के संगठन वारिस पंजाब दे के चीफ बने। इसके बाद अमृतपाल ने भड़काऊ और खालिस्तानी समर्थक बयानबाजी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने अमृतपाल के एक साथी को हिरासत में लिया। उसे छुड़ाने के लिए अमृतपाल ने अपने साथियों के साथ अजनाला पुलिस थाने पर हमला किया। कई दिनों की फरारी के बाद अमृतपाल को जरनैल सिंह भिंडरवाला के गांव रोड़े से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अमृतपाल पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत केस दर्ज करके आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया। अब बात जम्मू कश्मीर के अब्दुल राशिद शेख की। बारामूला संसदीय क्षेत्र से उमर अब्दुल्ला को चुनाव में हराकर राशिद शेख सांसद बन गया है। 2019 में एनआईए ने टेरर फंडिंग के आरोप में राशिद शेख को गिरफ्तार किया था। राशिद शेख भी एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सलाखों के पीछे किया गया। राशिद शेख देश की सुरक्षा को तोड़ने जैसे संगीन अपराध में जेल के अंदर है। ऐसे में संसद में अलगाववादियों पर 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या संसद में आतंकी आएंगे, क्या यह दोनों शपथ ले पाएंगे, दोनों क्या तीनों शपथ ले पाएंगे, क्या इन्हें जेल से छोड़ा जाएगा या फिर यह जेल में रहते हुए ही सरकार चलाएंगे। बड़ा सवाल है। अब सवाल उठता है कि ऐसे मामलों में क्या कहता है देश का कानून। चूंकि बात हो रही है संसद में आतंकी की और देश का गुनाहगार कौन है, ऐसे लोगों को कौन ला रहा है, तो अब ऐसे मामले में देश का कानून क्या कहता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के मुताबिक 18 साल उम्र का सही दिमाग सेहत वाला कोई भी भारतीय चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। जेल या लीगल कस्टडी में रहते हुए भी कैदी इस श्रेणी में आते हैं जबकि आरोप साबित नहीं हुए हों। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सांसद और विधायक अगर अपराध के दोषी पाए जाएंगे तो उन्हें तुरंत अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जेल में बंद लोकसभा मेंबर ऑनलाइन बैठकर या पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं या उसे अटेंड कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के सेशन में वह हिस्सा नहीं ले सकते। इसके साथ ही जनता से वह सीधा संवाद भी नहीं कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संगीता शर्मा,
नेता आम आदमी पार्टी मोहम्मद अनायत, प्रवक्ता पीडीपी और हरिमोहन कौशिक जी हैं। हरिमोहन कौशिक जी रिसर्चर हैं, संविधान के विशेषज्ञ भी माने जा रहे हैं। पहला सवाल तो यही है हरिमोहन कौशिक जी आपसे कि जब देश में इस तरीके की परिस्थितियां हैं, अलगाववादी अलग तरीके से देश को तोड़ने में लगे हैं और ऐसे लोगों को आगे बढ़ा के बारामुल्ला की बात की जाए तो एक ऐसे आतंकवादी को सांसद बनाया जा रहा है जिसके ऊपर तमाम आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे, टेरर फंडिंग के भी आरोप लगे, उसके अंदर जेल में एनएसए जैसे कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई हुई। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जनता के ऊपर तो जिम्मेदारी मढ़ नहीं सकते हैं, संसद है, न्यायपालिका है, जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? प्रसून जी धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो एक बात ये हमें जान लेनी चाहिए कि जो जीत कर आ रहा है और जिस मानसिकता का व्यक्ति जीत कर आ रहा है वो वहां की जनता के माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है कि वहां की जनता किस तरीके से सोचती है। यानी अगर श्रीनगर सीट के ऊपर उमर अब्दुल्ला और इंजीनियर राशिद के बीच में कंपेयर करना था तो वहां की जनता ने 370 हटने के बाद भी इंजीनियर राशिद पर ज्यादा भरोसा दिखाया उमर अब्दुल्ला के कंपैरिजन में। मैं ये नहीं कह रहा कि उमर अब्दुल्ला बेटर है, बल्कि वो पूरे के पूरे कश्मीर को खा जाने वाला वही फैमिली। हरिमोहन कौशिक जी, आपने चुनावी राजनीति देखी होगी, कई अपराधी कई इलाकों में उनका खौफ ऐसा होता है कि कोई भी शरीफ आदमी उनसे आंख में आंख मिलाकर ये नहीं कह सकता है कि हम आपको वोट नहीं देंगे, आपका विरोध करेंगे। मजबूरी में वो अपने आप को सर जी जैसे माफ कीजिएगा, खडूर साहिब की जो सीट है वो अल्ट्रा रेडिकल माइंडसेट से भरी हुई आपको सीट मिलेगी। वहां पर अगर आप बीजेपी के किसी कैंडिडेट को खड़ा कर देंगे तो 500 वोट से मिलनी, यहाँ तक कि इस बार कम से कम टिकट मिल गई थी, पहले वो टिकट भी कोई लेने को तैयार नहीं होता। तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर खौफ होता है, लेकिन बहुत जिम्मेदारी किसकी होगी? जहां पर हरिमोहन कौशिक जी, जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ में जब तक प्रूव ना हो जाए तब तक आरोपी है, अपराधी नहीं। अपराधी जिस दिन ये अपराधी सिद्ध हो जाएंगे उस दिन इन्हें संसद से बाहर कर दिया जाएगा, सीट खाली हो जाएगी। अब हमारी न्यायिक व्यवस्था लचर है और हमारा अभी तक ये आरोपी हैं तो ये चुनाव लड़ सकते थे। अब उसके बाद आरोपी नहीं रहे, मतलब अपराधी हो जाए, सिद्ध हो जाएंगे तो उसके बाद इन्हें कर दिया जाएगा बाहर, तो अपने आप सीट खाली हो जाएगी। ये सोचने की बात है हरिमोहन कौशिक जी, ये सोचने की बात है। चौराहे पे सरेआम किसी को गोली मार दिया जाता है, दुनिया देखती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि संसद में बैठ सकता है जब तक उसके ऊपर 2 साल 3 साल में जब तक उस पर फैसला ना आ जाए। लेकिन इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, संसद की भी जिम्मेदारी है। हमारे साथ है संगीता शर्मा, आम आदमी पार्टी की नेता। संगीता जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपकी हिला हवाली के चलते पंजाब से 2 अलगाववादी संसद में प्रवेश कर रहे हैं और तीसरा आतंकवादी जो तिहाड़ जेल में बैठा है, जिसकी जिम्मेदारी भी आप पे है, वहां से भी वो पर्चा दाखिल करता है और चुनाव जीत लेता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब संसद को कौन बचाएगा आतंकियों से, अलगाववादियों से? देखिए प्रसून जी, जब तक दोष किसी से सिद्ध नहीं हो जाता, जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसी के तहत ही फैसले भी होंगे, उसी के तहत ही आगे की प्रक्रिया भी चलेगी। और देखिए, कानून के तहत ही सब कुछ होगा कि क्या आगे की व्यवस्था होती है। और आम आदमी संगीता शर्मा जी, आपसे सीधा सवाल मैं पूछ लेता हूँ, ये 3 आदमी आ रहे हैं, भारत के लिए चिंता का विषय है या नहीं? हाँ या नाम जवाब दे दीजिए। देखिए, जो संविधान में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अरे कोई व्यक्ति नहीं है, आतंकी है, अलगाववादी है, कैसी बात करें संगीता शर्मा जी? मैंने ये नहीं कहा। तो देखिए, मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, इन तीनों आतंकियों को, अलगाववादियों के भारत की संसद में आने पे ये बड़ी समस्या है या नहीं? आपको दिख रहा है या नहीं समस्या? प्रसून जी, देखिए, जो भी समस्या है या नहीं, ये बैठ करके मैं यहाँ इसका फैसला नहीं कर सकती।
जो कानून में लिखा है, जो संविधान में लिखा है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसके तहत उन्होंने पर्चा दाखिल किया होगा। इसको संगीता जी, चुनाव की प्रक्रिया है, इसको चुनावी प्रक्रिया का दुरुपयोग कहते हैं संगीता जी। इसीलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया का यह दुरुपयोग है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अनायत जी, प्रवक्ता पीडीपी। बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद अनायत जी आपका। आखिर जब कश्मीर की वादी में शांति लौट रही है, सुकून लौट रहा है, तो कौन ऐसे जिहादियों को बढ़ावा दे रहा है मोहम्मद अनायत? नहीं, किस जिहादी को किसने? पहले तो थैंक यू, आपने मुझे लाया। और मैं पीडीपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, वर्कर हूँ एक छोटा सा। तो आप मुझे ये बताएं पहले कि किस जिहादी को लाया गया और किसने लाया, ये बताएं। राशिद शेख आ गए हैं संसद में, अब कौन लाया और कैसे लाया ये तो आप बताएंगे। ये तो इलेक्शन कमीशन इसका जवाब देंगे ना। नहीं, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरा, जो भारत का नागरिक है, जो भारत की एकता अखंडता की शपथ लेता है, उसमें आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल है, संसद भी शामिल है, न्यायपालिका भी शामिल, सब लोग शामिल हैं। देश की अखंडता पे चोट करने वालों पे हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आप कह रहे हैं कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। राशिद शेख को आपको नहीं मालूम है अलगाववादी है? आप पूछ रहे हैं मुझसे कि कौन जिम्मेदार है? आप मुझे बोलना है या अभी? जी आप ही बोलेंगे, जवाब तो आप ही से ले रहा हूँ। ठीक है। आपको यहाँ पे हमारे मुल्क में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का उसका अपनी हैसियत है कि वो अपने हमारे मुल्क में जो चुनाव है उन चुनाव को कंडक्ट करे। और चुनाव कंडक्ट करने के लिए उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनके वो फॉर्म्स लेते हैं। और अपने इलेक्शन कमीशन का अपना इलेक्शन कमीशन एक्ट है कि क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर एक आदमी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो। और आज की डेट में किसी भी कैंडिडेट ने मुल्क में कहीं भी कोई पर्चा दाखिल किया और चुनाव आयोग ने उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी, इसका मतलब है कि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की इजाजत देता है कि वो इस इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले ले। और आज की डेट में अगर इस देश के किसी भी नागरिक को, किसी भी सिटीजन को इस चीज से आपत्ति है कि एक फला आदमी को इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं देना चाहिए था, तो उसको मोहम्मद अनायत साहब आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। नागरिक को लेने का अधिकार है, देशद्रोहियों को लेने का अधिकार है कि नहीं, इसी पे डिबेट हो रही है। अलगाववादियों को जो अपने नागरिकों की हत्या में शामिल होता है, टेरर फंडिंग में शामिल होता है। मोहम्मद अनायत साहब आप समझिए, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो नागरिक की बात कर रहे हैं, आतंकी की बात नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं मोहम्मद अनायत जी। मैंने आतंकवादी या जो भी आप टर्म यूज करो, आप अलगाववादी है कि नहीं मोहम्मद अनायत साहब, आपसे पूछ रहा हूँ सीधा सवाल। कोई भी टर्म इस्तेमाल करने मोहम्मद राशिद शेख आपसे, मोहम्मद राशिद शेख से को आप कैसे अलगाववादी मानते हैं, राष्ट्र प्रेमी मानते हैं, देशभक्त मानते हैं, क्या मानते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे आप बताइए कि इस देश में जो इलेक्शन लड़ सकता है कि वो इस देश का नागरिक होना चाहिए कि कोई बाहरी देश का आदमी इलेक्शन? साहब मैं आपसे मुझे बताइए ना, आज की डेट में अगर कोई आप अलगाववादी मानते हैं, इसको प्रक्रिया का दुरुपयोग कहते हैं अनायत साहब। किसको आतंकवादी मानूं मैं या किसको? अलगाववादी कौन, किसको मानेंगे जब वो खुद कैमरे के आगे आके अपने गुनाह स्वीकार करता है? आप कह रहे किसको मानेंगे? ये तो लोग तो ऐसे लोग हैं जो कैमरे के आगे पूरी दुनिया देख रही है। आप किसकी बात कर रहे हैं? मोहम्मद राशिद शेख की बात कर रहे हैं, अब्दुल राशिद शेख की। तो वो चीज आप उससे पूछोगे ना, मोहम्मद राशिद से। वो आप सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि ये मानसिकता क्या। मेरा पहला सवाल आपसे था, जब आपने घुमाया, मेरा पहला सवाल था आपसे कि घाटी में जब शांति और सुकून लौट रहा है तो क्यों इस तरह के लोगों को बढ़ावा मिल रहा है? कौन दे रहा है बढ़ावा, कौन जिम्मेदार है? यही तो हमारा सवाल है। नहीं, एक तो ये चीज है पहले कि इंजीनियर रशीद के बारे में आप जो सवाल पूछने होंगे वो उनसे पूछ सकते हैं आप, या उनका जो स्पोक्स पर्सन है उनसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, आज की डेट में जब चुनाव आयोग ने उनका फॉर्म एक्सेप्ट कर दिया और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी, और इलेक्शन लड़ने के बाद उनको अगर 4 लाख के आसपास वोट मिले, तो इस सवाल का बेहतर जवाब वही 4 लाख लोग दे सकते हैं कि उन्होंने किस बिना पे उसको वोट दिया। आपको दो चीजें बताता हूँ मोहम्मद अनायत साहब। हम तो इंजीनियर रशीद के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। बिल्कुल लड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी भी
आम आदमी पार्टी भी अमृतपाल जैसे लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ी, सर्वजीत जैसे लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ी, लेकिन तमाम कोशिशें ऐसी की गई कि उन लोगों को एक कॉरिडोर मिल जाए, सेफ पैसेज मिल जाए, जहां से उनको निकाला जा सके ताकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। और जिस जनता की हम बात कर रहे हैं वो भारत के नागरिकों की बात कर रहे हैं। हम उस संविधान की बात कर रहे हैं जिसके बुनियाद पे पूरा भारत का ये लोकतंत्र खड़ा है। हम उस संविधान की बात कर रहे हैं जिसकी कस्में वादे लेकर चुनाव लड़ा गया था, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सबने संविधान की कसम खाई थी। और उसके प्रियम्बल, उसके प्रस्तावना में पहला ही है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभु संपन्न अखंड राष्ट्र बनाने के लिए आगे सो आनंद। तो इसका मतलब है अखंड राष्ट्र संविधान की आत्मा है, उसके साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? हरिमोहन कौशिक जी कौन कर रहा है? आप चुनाव आयोग को क्यों चुनाव आयोग नहीं जिम्मेदार है, आपको फिर बता रहा हूँ। संसद को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं या न्यायपालिका को ठहरा सकते हैं। हरिमोहन कौशिक जी किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, आप बताइए। देखिए, एक है नैतिकता का सवाल, एक है संविधान का सवाल। कई बार क्या होता है, संविधान में नैतिकता अगर ढूंढने लगेंगे तो संविधान की नैतिकता का मिसयूज किया जाता है। आम आदमी पार्टी और पीडीपी दोनों इस चीज के गुनहगार हैं कि ये उस नैतिकता के लूप होल्स को इस्तेमाल करके, संविधान के लूप होल्स को इस्तेमाल करके पंजाब के अंदर खडूर साहिब के अंदर एक आतंकवादी को जिताने में मेन रोल प्ले करते हैं, और वहीं पर पीडीपी वाले श्रीनगर में एक आतंकवादी को रोल प्ले करते हैं जिताने के अंदर। आज की डेट में ये इसको पता चला, अगर ऐसा नहीं होता तो अयोध्या में बीजेपी इलेक्शन नहीं आती। अगर ऐसा होता तो बीजेपी। मोहम्मद अनायत जी, आप थोड़ा इंतजार करिए, आपका दोबारा मौका आएगा। मोहम्मद अनायत साहब, पहले हरिमोहन कौशिक जी को सुन लीजिए। जी हरिमोहन कौशिक जी, उनकी बात। अरे आपको नहीं सुनना है, पूरा देश सुनना चाहता है। हरिमोहन कौशिक जी, आप अपनी बात रखिए। मिल गया, धर्म की राजनीति करने वालों को अयोध्या वालों वासियों ने जवाब दे दिया। राम जी भूमि ने उनको उसका जवाब दे दिया। राम के नाम पे राजनीति करने वालों को, राम की धरती से लोगों ने उनको उसका जवाब दे दिया। उनको यूपी की जनता ने जवाब दे दिया। 400 पार जो उनका नारा था उसका जवाब यूपी की जनता ने उनको दे दिया। पीडीपी हुई जो पाकिस्तान के वोट के अंदर बैठी हुई है, तुम दोनों कैसे ऐसे नहीं होता। आप टीवी पे बैठ के आप बड़ी बड़ी बातें करें, जिस राम के नाम पे आप पूरी राजनीति करते हो। आप राम को मानते हैं या नहीं मोहम्मद अनायत साहब? राम को मानते हैं कि नहीं? देश में आप राम को मानते हैं या नहीं? आप अयोध्या को छोड़िए, पहले आप बताइए आप राम को मानते हैं या नहीं? जवाब मिल गया कि आप धर्म के नाम पे यहाँ पे जो धर्म के नाम पे राजनीति करना बुरी बात नहीं है। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होगी तो किसके नाम पे होगा? संविधान के नाम पे राजनीति नहीं होगी तो किसके नाम पे होगा? क्या तोड़ने वालों के नाम पे राजनीति होगी? देश को बर्बाद करने वालों के नाम पे राजनीति होगी? भगाने वालों को आप अपोज करेंगे? अगर आप कश्मीरी पंडितों को भगाने वालों को अपोज नहीं कर सकते हैं तो धर्म के नाम की राजनीति तुम क्या कर रहे हो? तुम तो देशद्रोहियों के साथ साथ धर्म की राजनीति भी कर रहे हो। मोहम्मद अनायत साहब, शुक्र मनाइए कि ये संविधान की महिमा है कि आज भी लोग अब देश की बात करते हैं जब उनके ऊपर कुछ हमला होता है, लेकिन इसी देश को तोड़ने की बात आप ही की तरफ से आती है तब दुख होता है। दुख होता है कि चोर को आप चोर नहीं कहते हैं, अलगाववादी को आप अलगाववादी नहीं कहते हैं, आतंकी को आतंकी नहीं कहते हैं, प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करने वालों को उनकी सच को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। अगर आप कोई आदमी इस चीज का शिकार है, गलतफहमी का शिकार है, तो उनको रहने दीजिए, मुझे उनके साथ हमदर्दी है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि इस देश में धर्म की राजनीति करने वालों को जवाब मिल चुका है। आपको बता दे, धर्म की राजनीति सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो पीडीपी ने किया है। कुरान को लेके कसमें वादे खाते हैं, मस्जिदों से अजान लगवाते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आपसे बड़े बड़े अजान लगाने वाले आए और आईएसआईएस घुस गया, आईएसआई घुस गया, उसके बाद आप लोगों को दिक्कत होनी शुरू हुई। नहीं तो आप भी बीजेपी के साथ सरकार बनाए हुए थे, लेकिन उन अलगाववादियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहते हैं आप, उन आतंकवादियों से आप मुंह मोड़ना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं मलाई भी खाते रहे और अलगाववादियों को भी उनको पालते रहे, पोसते रहे, ताकि
बीजेपी को, देश को ब्लैकमेल किया जा सके। इस तरह की राजनीति अब नहीं चलने वाली, आपको मैं बता दूं। आप सोचिए, आप बोलिए, आप सुनिए। अब संगीता शर्मा जी, अंदाज है, बोलने का ढंग है आपको देखिए मोहम्मद अनायत साहब, आप लोग सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। शुतुरमुर्ग की तरीके से बालू में सिर डाल लेने से समस्याओं का अंत नहीं होना है। कश्मीर में शांति और सुकून की राजनीति आपको नहीं समझ में आ रही है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब आप चुप हो जाइए। संगीता शर्मा जी को सुनिए। संगीता शर्मा जी, आप मानिए कि जब देश को तोड़ने वाले होते हैं और उसका गुनाहगार माना जाएगा तो किसे माना जाएगा? संगीता शर्मा जी, उनको माना जाएगा जिन्होंने संविधान पर चलने वाली पार्टी है, संविधान के साथ चलने वाली पार्टी है, संविधान को मानने वाली पार्टी है। यहाँ बैठकर कोई किसी पर कुछ भी आरोप लगा दे, लेकिन आम आदमी पार्टी का अपना सिद्धांत है और हमेशा संविधान के साथ खड़ी हुई है। इसीलिए तानाशाही के साथ गठबंधन में पन्नू ने जो आरोप लगाए हैं, एक बार उसका जवाब दे दें कि क्या इन्होंने उनसे पैसे लिए थे या नहीं लिए थे? 140 करोड़ रुपए पन्नू केजरीवाल से लेके आया था या नहीं लेके आया था? मैडम एक बार बता देती तो मैं मान जाऊंगा आम आदमी पार्टी कितनी ही देश प्रेमी है, वरना ये लोग देश प्रेमी है, खालिस्तानियों की गोद के अंदर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से अजनाला के अंदर कांड हुआ और पुलिस के हाथ पैर बांध कर खड़े कर दिया गया, वहाँ पर केजरीवाल को कचरे में खड़ा करें या ना करें, ये बताएं पहले ये लोग। संगीता शर्मा जी, मैंने आपसे पहले भी पूछा था। पार्टी के द्वारा मुझे ये हरिमोहन जी मेरी बात सुनिए, हरिमोहन जी मेरी बात सुनिए। संगीता शर्मा जी, मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था, क्या ऐसे लोगों का संसद में आना देश की अखंडता के लिए खतरा है या नहीं? इसका जवाब दे दीजिए। लेकिन ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, प्रसूंगी हम डिसाइड नहीं करेंगे। जब पर्चा भरा जाता है तो ये चुनाव आयोग डिसाइड करेगा किसको। इनके दिल में काला है, ये लोग खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं। जनता ने आम आदमी पार्टी को सबक सिखा दिया है। इसी तरह के दोहरे चेहरे के कारण आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो सातों सीट हारी, पंजाब में भी दुर्गत के दिन देखने पड़ रहे हैं, वो भी तब जब आप वहाँ की सत्ताधारी पार्टी हैं। लेकिन आप सच्चाई नहीं स्वीकार करना चाहती हैं और जनता को भी समय समय पे आईना दिखाना आता है। आपको एक चीज और समझ लेनी चाहिए कि यह देश शांति का देश है, सुकून का देश है, लेकिन आपको ये भी मानना होगा यह वीरों की जननी है। यहाँ मुंह छुपाने से काम नहीं चलता है। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।